हमारे साथी, और उनके साथ आलोक जी हैं। इन लोगों ने मिलकर के सोनभद्र में एक योजना की, ग्राम्य संस्कृति समृद्धि और जीवन बोध को लेकर एक संगोष्ठी। केंद्र में उसके विषय यह है कि मनुष्यता की जो विकास यात्रा है, हमारे सभ्य होते जाने की जो यात्रा है, वो सारे संसाधनों के बढ़ते जाने पर भी दुख से मुक्त नहीं है। हम लगातार असंतोष में, पारस्परिक कलह में, बहुत सारी सुविधाओं के होने पर भी रोज़ अधिक तनावों में, दुखों में हैं। और कहाँ से रास्ता निकलेगा कि हम अपने विकास को अधिक सुखमय बना सकें। तो जब हम इसे देखते हैं और कोई एक ऐसा मॉडल खोजते हैं जिसमें हम अपने को सुखी पाते हों, तो वह मॉडल जो है वो गांव कहलाता है। आज बहुत अप्रासंगिक हो गए हैं गांव। कोई गांव का व्यक्ति भी गांव का होकर रहना नहीं चाहता, शहरों में जाने की चेष्टा में है। अब वही बचे हैं गांव जिनको शहरों ने अब तक वेलकम नहीं किया, बाकी प्रायः लोग जा चुके हैं। संगोष्ठी इस विषय पर केंद्रित है कि जिसे हम मनुष्य होना कहते हैं, उसकी सारी मौलिक अवधारणाएं गाँवों में हैं। गांव का अर्थ आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई बस्ती नहीं होती, बल्कि गांव का अर्थ बाजारों के आक्रमण से बची हुई बस्ती होती है। और संस्कृत में महान आचार्य हुए हैं श्रीधर स्वामी, जो भागवत के सबसे बड़े टीकाकार हुए हैं। उन्होंने गांव की निष्पत्ति करते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए लिखा है, बाजार से रहित मनुष्यों का निवास स्थान गांव होता है। बाजार से रहित का तात्पर्य है उपभोक्ता और उत्पादक के बीच जहां बिचौलिया नहीं है, उसे गांव कहते हैं। ये बड़ी गहरी बात है इस समय की सामाजिक संरचना को देखते हुए। तो आज उस पर चर्चा थी और हम जो लोग एकत्र थे उनके साथ ये संवाद कर रहे थे कि कैसे गांव का अर्थ आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होना नहीं, बल्कि अधिक सघन मनुष्यता के साथ जीने की चेष्टा करना। उसी को लेकर के कुछ 1 घंटे 40 मिनट हमने बातचीत की है लोगों से। महाराज जी, कुंभ को लेकर आपका एक बयान जो है कि काफ़ी वायरल हो रहा था जी कि जो 144 नंबर था उसको आपने अतरंगी खेल बताया था। जी तो ये अतरंगी खेल क्या है? 144 नंबर जो सरकार बता रही है, जी इतना बड़ा आयोजन हो गया, 60-65 करोड़ लोग नहा लिए, जी तो क्या उसको खेल माना जाए? अतरंगी खेल है? जी। नहीं, लोगों के नहाने को नहीं माना जाए। महाकुंभ की महिमा में 144 वर्ष की युति को अतरंगी माना जाए। पूरा वक्तव्य ध्यान से सुनना होगा आपको। जैसे कोई क्रिकेटर है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है और बहुत अच्छी सिंगिंग भी करता है। अच्छी सिंगिंग उसके अच्छे मनुष्य होने को जरूर पुष्ट करती है, उसके अच्छे क्रिकेटर होने को कैसे पुष्ट करेगी? जो मेरा विषय, एक अच्छा अध्यापक जो साहित्य विषय का अध्यापक है, बागवानी भी बहुत अच्छी करता है, तो बागवानी उसका गुण जरूर है, पर वो उसके साहित्य के अध्यापक होने को कैसे पुष्ट करता है? खगोल भूगोल के कुछ समीकरण होते हैं, ज्योतिषीय आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस वर्ष का जो महाकुंभ है, इसमें कुछ ऐसे योग भी बन रहे हैं जो 144 वर्ष बाद बन रहे हैं और दुर्लभ हैं। ये बात समझ में आती है। पर ये 144 वर्ष का योग महाकुंभ को अधिक महत्वपूर्ण कैसे बनाता है? किसी भी धर्मशास्त्र में महाकुंभ के महात्म्य का निरूपण करने वाले, उसकी महिमा बताने वाले, उससे परिचय कराने वाले शास्त्र में कहीं कोई 144 वर्ष की युति है क्या? और यदि हम इस बात पर आएं कि हम किसी भी दिन को असाधारण दिन बताएं, तो मैं ये कहता हूं कि ब्रह्मांड के इतिहास में आज का दिन अनूठा है, आज के पहले कभी नहीं आया है। आप इस बात का खंडन कर सकते हैं क्या? आज जिस दिन में हम बैठे हैं, जिस पल में बैठे हैं, यह अब कभी नहीं आएगा और इसके पहले कभी नहीं आया है। आज अनूठा है, क्या इससे हम सहमत नहीं होंगे? प्रत्येक दिन ही विलक्षण है। जब दर्शन शास्त्र में जाएंगे तो सामान्य और विशेष के सिद्धांत पढ़ने को मिलेंगे, बहुत सारी बातें दिखेंगी। मेरा कहना यह है, जब हम अपने विषय का महत्व प्रतिपादित करते हुए उसमें कल्पित युक्तियां लगाते हैं, तो उन कल्पित युक्तियों का कोई तर्कशील व्यक्ति खंडन कर देगा और इस तरह हमारे द्वारा स्थापित हुआ महत्व भंग हो जाएगा। भारतीय सनातन धर्म की अवधारणा में जो महत्व है, वे महत्व ऐसे अकाट्य तर्कों से प्रमाणित हैं कि हमें उन्हें कल्पित तर्कों से स्थापित नहीं करना है, नहीं तो संकट होगा। जब कोई ये कहता है कि सूर्य अर्घ्य जब देते हैं तो सूर्य की किरणें पड़ती हैं पानी पर और वो चमक करके फिर आपके चेहरे पर आती हैं, सुना होगा आपने। सूर्य के सामने खड़े हो जाओ, पानी लेकर के जल गिराओ, क्या पागलपन है भाई? शास्त्र कहते हैं कि उत्तम सूर्यार्घ्य वो है कि जब आसमान में तारे विद्यमान हो। सूर्योदय के पूर्व ही दिया गया अर्घ्य सूर्यार्घ्य है, सूर्योदय के बाद दिए जाने पर प्रायश्चित करना है, क्योंकि आपने देर कर दी है। पर समझाने वाले वे भी हैं जिन्होंने कहा कि जब जल सारे सामने सूर्य चमक रहा हो तब जल दीजिए, वो मध्याह्न का अर्घ्य हो जाएगा, प्रातःकालीन अर्घ्य कैसे होगा? अपने तर्क है। मेरा ये कहना है कि कौन सा तर्क कहाँ सुसंगत है।
शास्त्र कहते हैं तर्क का अपना कोई चरित्र नहीं होता है, वो विषय का प्रतिपादन करने में आपकी दृष्टि के आधार पर उसका उपयोग होता है। मुझे 144 या 1044 का होने से कोई आपत्ति नहीं है। कोई कुंभ की महिमा में कुछ भी कहता है तो कहे, हम भी कुंभ की महिमा कहने वाले ही हैं। हमसे प्रश्न किया गया कि महाकुंभ 144 वर्ष पर आया है। मैंने कहा नहीं, महाकुंभ 12 वर्ष पर आया है और 12 वर्ष पर ही आता है। 144 वर्ष की युति असाधारण हो सकती है। अगर वह कुंभ के समय उपस्थित हो गई है तो यह एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन 144 वर्ष की युति महाकुंभ को प्रभावित नहीं करती है। बस यही पक्ष है। जो ऋषि मुनि हैं उनसे भेंट हो जाएगी, जैसे जी। हम लोग भी पढ़ा करते थे, जी। सुना करते थे। इस बार देखा गया है कि कई नए बाबा मतलब आ गए, ITN बाबा आ गए, उसके बाद आपकी ममता कुलकर्णी उसमें आ गई हैं, खालसा रिछारिया आ गई। जी, 2-3 बातें हैं। महाकुंभ पर्व है, प्रयाग तीर्थराज है, और इन दोनों का संगम एक वहाँ बड़ा मेला रच लेता है। पर्व होने की एक परिभाषा है, तीर्थ होने की भी एक परिभाषा है, मेला होने की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। मेले में चप्पल बेचने वाले भी आते हैं, चप्पल पहनने वाले भी आते हैं, चप्पल चुराने वाले भी आते हैं। आप किसको कहेंगे कि ये मेले के अंग हैं? ठीक है, मैं ये उदाहरण मतलब विनोद में कह रहा हूँ, लेकिन आपको समझना होगा। जब एक जगह असाधारण भीड़ एकत्र होती है तो लोग का बहुत सारा वर्ग, जैसे जब नदी में बाढ़ आती है तो केवल पानी ही बहता हुआ नहीं आता है, किसी की छप्पर बहती हुई आती है, कहीं का झाग बहता हुआ आता है, कुछ मरे हुए जानवर बहते हुए आते हैं। उस छप्पर और मरे हुए जानवर को आप नदी नहीं कहते, लेकिन बाढ़ में ये भी आ जाते हैं। तो मेला आता है तो, और आप जो ITN बाबा की बात कर रहे हैं तो आप मीडिया वालों ने उनको ठिकाने पहुंचा दिया है, तो उनके विषय में तो ज़्यादा प्रामाणिक मीडिया ही है, हमने। और इन जिन लोगों के कुंभ में होने से कहीं किसी को आपत्ति है, उनको सर्वाधिक महत्व देने का श्रेय भी मीडिया को है। भारतीय श्रद्धालु समाज ने मीडिया के द्वारा क्रिएट किए गई महानताओं को कुंभ में स्वीकार नहीं किया। नई पीढ़ी ने जरा चौंक कर देखा जरूर उनकी ओर, लेकिन किसी ने उन्हें अंगीकार नहीं किया। भीड़ आई जो, उसमें से कोई भी सनातनी भारतीय भीड़ उन लोगों के पास नहीं गई जो मीडिया और वायरल वीडियो से इस बार बाबा बने थे वहाँ। वो पारंपरिक संतों के यहाँ ही गए। एक और बात ध्यान रखनी होगी, इतना बड़ा समाज एकत्र होता है महाकुंभ में, विशुद्ध रूप से अध्यात्म भीड़ में क्यों खोजते हैं आप जब वहाँ जाएं तो संगम पर्व के स्नान पर ध्यान केंद्रित करें, संतों से मिलने एकांत में उनके आश्रमों में जाएं। संवाद करने की फुर्सत किसे होती है जहाँ पर करोड़ों लोग उमड़ रहे होते हैं? बड़े बड़े सात्विक, बड़े बड़े तपस्वी और ज्ञानी महात्मा अपने यहाँ जुटे हजारों लोगों के खाने पीने रहने की व्यवस्था में व्यस्त होते हैं। तो उस समय बहुत शांत एकांत वार्ता का समय वो नहीं होता, वो तो देखने, दर्शन करने और भारत पुरुष को देखने का। करोड़ों करोड़ लोग जिनके बारे में तमाम टिप्पणियाँ जैसी तैसी हम सुनते हैं, वो एक ऐसे एकात्म है अपने धर्म भाव को लेकर के, ये बात वहाँ देखने की बात है। महाराज जी, सर फिर बाद में उनको शंकराचार्य की जो पदवी उनको मिली है उस पर सवाल खड़े हो गए। एक बात आप समझें, जब आप धूल उड़ाएंगे तो वो जिसके ऊपर आप फेंकेंगे उसी पर पड़ेगी, आप पर नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमें धूल उड़ाने से बचना चाहिए। जो धूल उड़ाते हैं उन पर भी कुछ धूल पड़ती है, किसी पर ज़्यादा पड़ती है, किसी पर कम पड़ती है। महाकुंभ सरकारी है ये कहना असंगत बात है, क्योंकि सरकार अपने लिए आज तक कोई ऐसा आयोजन नहीं कर पाई है जैसा महाकुंभ हुआ है। तो ये तो सिद्ध है, और ये 60 करोड़ लोग सरकार के चलाए चल रहे हैं, ये कहना भारत का और लोकतंत्र का अपमान है। एक एक सीट निकालने में सरकारों को छठी का दूध याद आ जा रहा है। ठीक है, कितने वोट होते हैं एक विधानसभा में, एक लोकसभा में? कितना परिश्रम करना पड़ता है, सारी मशीनरी लग जाती है, तब भी संदेह होता है। 60-70 करोड़ आदमी कष्ट सहकर पैदल चल करके महाकुंभ नहाने आया है, ये सरकारी योजना है। ये कहना भारत के सनातन धर्म भाव का अपमान है। यह भारत की धार्मिक भावना का प्रतिफल है। अब सरकारी कहने की जो आपत्ति है उसको आप यूँ समझिए, कौन सा कुंभ सरकारी नहीं है? महाकुंभ में संगम की रेत में हम लोहे की पट्टियों पर जो अपनी कार लेकर के चलते हैं, तो पट्टियां हमने बिछाई हैं क्या? सरकार ने बिछाई हैं। जमीन आवंटित होती है, पुलिस व्यवस्था करती है, भीड़ को रोकती है, लाखों लाख सिपाही वहाँ सेवा में खड़े रहते हैं, तो वो सरकारी नहीं है क्या? जिन सड़कों पर आप चलते हैं इनका निर्माण सरकार ने किया है, सड़कों पर चलना छोड़ दें जिनको सरकारी होने से आपत्ति है। सरकार की योजना से नियुक्त किए हुए पुलिस सेवा में लगी हुई लोगों को प्रोटोकॉल उनका बना करके रखते हैं, तो जिन्हें सरकार से आपत्ति है वो प्रोटोकॉल लेना बंद कर दें। नैतिकता की बातें करना और अपने आचरण में नैतिक विश्वासों को जीना, दोनों में अंतर है।
तो किसी ने क्या कहा उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ, उस बारे में जो मेरी दृष्टि है वो मैं आपको कह रहा हूँ। जैसे कुंभ में देखा गया है कि वीआईपी कल्चर का काफ़ी मतलब जो है चर्चा रहा। हाँ, होना चाहिए। तो होना घटना चाहिए। भी मतलब घटना भी घट गई। घटना घटने में वीआईपी कल्चर की कोई लेन देन नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो सरकार की आलोचना करने के लिए इस तरह की तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा वीआईपी कल्चर दिल्ली में है, वहाँ घट जाए, मुंबई में है, वहाँ घट जाए। पूरा देश वीआईपी कल्चर से भरा हुआ है। हम आप सब चाहते हैं कि जब हम चलें तो रास्ता खाली मिले, यही तो वीआईपी कल्चर है। जिसको मिल जाएगा वो प्रोटोकॉल छोड़ता है क्या? वीआईपी कल्चर का तिरस्कार हम तब करें जब हम पाया हुआ वीआईपी वाद अपना छोड़ पाएँ। हम नहीं छोड़ते। जो बड़ी गाड़ी लेता है वो छोटी वाली गाड़ी को ओवरटेक करता है, यही वीआईपी कल्चर है। हम इससे पीछे कहाँ हट रहे हैं? मेले में दुर्घटना के प्रति वीआईपी कल्चर को दोषी बनाना ये अपराध की बात है, और ये वही लोग कह रहे हैं जो खुद वीआईपी व्यवस्थाओं का भोग कर रहे लोग। ये कुंठा की बात है। ठीक बात ये है कि किसी एक सीमित स्थान और समय में जब बहुत बड़ी जनसंख्या आती है तो दुर्घटना की संभावना होती है। या आपके अपने शहर में अपने आसपास भी दिखता है। उस समय व्यवस्थाओं को अधिक चौकस होना पड़ता है। कई बार सारी अच्छी योजनाओं के बाद भी कुछ चूक होती है, जैसी एक चूक के कारण वहाँ कुंभ की दुर्घटना सामने आई है। हमें विलेन खोजने के बजाय समाधान खोजने पर लगना चाहिए। एक दुर्घटना जो दुखद है, उस दुर्घटना को दुख मात्र में न छोड़ करके उसमें घृणा, विद्वेष और प्रतिकार के भाव भी डाल दिए जाएं, ये मनुष्यता है, ये बौद्धिकता है क्या? जो दुर्घटना केवल दुख परक दुर्घटना है, उस दुर्घटना को राजनीति परक, उस दुर्घटना को प्रतिहिंसा परक, उस दुर्घटना को विद्वेष परक बना दिया जाए, ये कौन सी समझदारी है? और कौन व्यक्ति वहाँ ब्रह्मा की तरह, विश्वकर्मा की तरह, चित्रगुप्त की तरह खड़ा है जो बता देगा कि किसने किसको कुचला था और किसने पहली बार धक्का दिया था? लोग ऐसे चलता है। हमें दुर्घटनाओं के पार जाना होता है और इसलिए अधिक सकारात्मक पक्ष लेकर के उनका प्रायश्चित्त करते हुए उनसे आगे बढ़ना होता है। तो जो लोग राजनीति की दृष्टि से कुछ कह रहे हैं उनसे मुझे क्या कहना है? मैं तो आप जो पूछ रहे हैं उसके संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ। महाराज जी, आज आप सोनभद्र में हैं और आज 4 मार्च है, स्थापना दिवस भी है सोनभद्र का। बड़ा शुभ मौका है ये। 1954 में जवाहरलाल नेहरू जब पहली बार यहाँ आए तब ये मिर्ज़ापुर ज़िले में था, और आज सोनभद्र है जो अलग हो गया। तो 54 से लेके 25 से चल रहा है। सभी सरकारों में जो भी बड़े चीफ मिनिस्टर रहे या राष्ट्रपति रहे, जो भी सोनभद्र आया उसको बोला। पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने सोनभद्र के बारे में हमें इतना अपडेट कर दिया। सोनभद्र के नामकरण और इसके पृथक्करण और इसकी स्थापना बात आदि को लेकर के मेरे पास उतनी सूचनाएं नहीं जितनी आपने दे दी, तो धन्यवाद। नेहरू जी आए तब, और जब किसी ने इसको उन्नत बनाने के लिए कहा तब, और सोनभद्र अब तक पिछड़ा है। इन सब बातों के बारे में मेरी एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, पिछड़ा होना और विकसित होना हमारे पास इसके लिए मानक क्या है? पहली बात, अभी मैं जिस बात को कह करके आया हूँ, हमने प्रत्येक विकास को अर्थपरक विकास के रूप में परिभाषित किया है। सोनभद्र में जो पहाड़ कट रहे हैं, सोनभद्र में जो पेड़ कट रहे हैं, सोनभद्र में जल्दी से शहर हो जाने की जो चिंता है, ये चिंता आपको सरकारों ने दी है या हमने चुनी है? कोई भी क्षेत्र जब मिर्ज़ापुर से कट करके एक जगह सोनभद्र के रूप में कहलाती है, तो मिर्ज़ापुर कहने में और सोनभद्र कहने में जो ध्वनि का अंतर है उसको हम पहचान रहे हैं क्या? जिसके नाम में भद्र शब्द का उपयोग किया गया है, वह अपनी भद्रता के बारे में कितना चिंतित है? सरकार हमें कुछ दे जाएगी, यही कुंठा तो शहरों की कुंठा है जिससे गाँव को बचना है। हमारे इतिहास के सैकड़ों वर्षों में गांवों को सरकारों ने न्यूनतम दिया था, इसीलिए गांव अपनी मनुष्यता बचाए रह पाए थे। जिनको सरकारों ने देना शुरू किया है, ये बात बहुत समझ लेने की बात है। जिसकी पीठ पर सरकार हाथ रखती है उसकी रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती है। अपनी पीठ बचानी चाहिए। मैं कोई सरकार की निंदा में नहीं कह रहा हूँ। अनुदान से जीने की प्रकृति गांवों की नहीं थी, शहरों की थी। शहर तो अपने कमाए हुए से कुछ, गांव तो अपना कमाया हुआ कुछ देकर जीते थे, ये पद्धति थी। हम अपनी संस्कृति को, अपनी ऐतिहासिक पहचान को, सोनभद्र के लोगों की ये ज़रूरत है कि वे संगठित हों, उसको परिभाषित करें सामाजिक इकाइयों के रूप में, शिक्षण संस्थाओं के रूप में, और सबसे ज़्यादा यहाँ का जो मीडिया आप लोग हैं इनके माध्यम से क्या चीज़ है जो सोनभद्र को यूनिक बनाती है, और उस यूनिकनेस को बचाए रखने और विकसित करने पर हम क्या काम कर सकते हैं। इस तरह की योजना लेकर के सरकारों को तो इस बात का धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने ये आकर के आपको स्विट्जरलैंड बनाने के बारे में कहा। इसका मतलब कि आपके पोटेंशियल को उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने ये माना कि ये जगह ऐसी बन सकती है, मतलब आपकी संभावनाओं को उन्होंने स्वीकार किया। अब अपनी संभावनाओं को तराशने के लिए सोनभद्र के लोगों को, यहाँ के स्थानीय नायकों को, यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों को उसके लिए सक्रिय होना पड़ेगा, और सरकार को इस बात के लिए
विवश करना पड़ेगा कि जो प्रतिज्ञाएं उन्होंने की हैं उसको पूरा करें। जो धार्मिक पक्ष है या जो मुझे कहना है तो मैं यही कहूँगा, सरकार सबसे अधिक महत्व इस बात में रखती है कि वो अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करे। जनता यही चाहती है कि सरकार प्रतिज्ञाएं करे और पूरी करे, और मीडिया का काम यही होता है कि सरकार ने जो प्रतिज्ञाएं पूरी की हैं जनता के हित में उनको रेखांकित करे और जो नहीं पूरी की हैं उन पर प्रश्न उठाए। तो आप यहाँ सोनभद्र के लोगों को इस बात के लिए जागरूक करिए कि इसको स्विट्जरलैंड बनाने में सरकार की जो प्रतिज्ञाएं थी वो अब तक पूरी क्यों नहीं हुई, और इसका नेतृत्व करने वाले लोग जो भी हो सकते हैं, वो चाहे आलोक जी हो सकते हैं, हो चाहे बाकी जो आपके आसपास यहाँ के लोग हैं, उनको इस बात के लिए संगठित करिए कि सरकार बाध्य हो जाए और ये करे। यहाँ पे जब बभनी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी एक बार आए थे तो उन्होंने कहा था कि यदि भारत को पहचानना है, नज़दीक से देखना है, तो सोनभद्र में आदिवासियों के बीच में आपको कुछ पल बिताना चाहिए। तो उन्होंने बड़ी बात कही थी, लेकिन जिस हिसाब से आदिवासियों को राजनीति में ढकेल दिया गया, ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। असल में आदिवासी शब्द ही सही नहीं है। आदिवासी क्या होते हैं? आदिवासी तो हम हैं जो अपना गोत्र ब्रह्मा के समय से बताते हैं। हमारे यहाँ गिरिवासी होते हैं जो पर्वतों में रहते हैं, वनवासी होते हैं जो वनों में रहते हैं। आदिवासी और अनादिवासी कोई शब्द नहीं है, ये हम जाने क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सरकारी आंकड़ों में, फाइलों में तो आदिवासी चलते हैं। सरकार सब जगह प्रमाण नहीं होती, कुछ जगह व्याकरण प्रमाण होता है, शास्त्र प्रमाण होता है। अब सरकार को प्रमाण मानते हैं तो बाबा नहीं मानते, कोई सरकारी नौकरी कर लेते। हम तो आपके सामने उदाहरण बने हैं कि सरकार प्रमाण नहीं है, वो एक व्यवस्था अवश्य है जिसको हम लोग मिलकर के तय करते हैं और चाहते हैं कि ये ठीक करे, और नहीं ठीक कर पाती तो बदल दी जाती है। तो वो जनाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था सरकार है। सरकार कोई आसमानी सत्ता नहीं है जिसको हर बार सही माना जाए। तो फिर जो आपने कहा कि राष्ट्रपति ने कहा, जब कोई बड़ा व्यक्ति हमारे बीच आता है और हमारे बारे में कुछ अच्छी बातें कहता है तो वो बातें बहुत प्रतीकात्मक होती हैं और प्रोत्साहन परक होता है। राष्ट्रपति कहीं जाकर कुछ दे नहीं आते हैं, वो कह करके लोगों का मोरल बढ़ाते हैं और उसके बाद व्यवस्थाएं उस बात को थोड़ा फॉलो करती हैं कि राष्ट्रपति ने कहा है तो ये महत्वपूर्ण है, तो उनका कह देना महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद लोगों को लगना चाहिए। हमारी एक कुंठा ये है कि हम सब कुछ वोट के अनुसार देखते पहचानते हैं, सरकारें उसका लाभ लेती हैं। हम अपने समाज को समेकित समाज नहीं बना पाते। अगड़ा समाज और पिछड़ा समाज और आदिवासी समाज और अनाज हमने बना रखा है। सरकारें ये जानती हैं तो हमको उसी तरह डील करती हैं अलग अलग वर्गों में। हम संगठित हों और हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर लें जहाँ कोई प्रतिनिधि बाहर का आवे तो एक वर्ग को अलग ना पहचान पावे, तो भी वो खेल कर पाएगा क्या? लेकिन महाराज जी, सरकार का भी तो रोल है समाज निर्माण में। जी बिल्कुल है। तो वो लाभार्थी और एक होता है लाभ देने वाला। जब लाभ देने वाला डुअलिटी करेगा तो संघर्ष कौन करेगा? लाभार्थी। बच्चा दूध नहीं पाएगा तो रोएगा कि माँ रोएगी? तो जो लोग हैं, जो प्रभावित हैं सरकार के दोहरेपन से, वे लोग सरकार को बातें करने के लिए क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी जनसंख्या सोनभद्र की, अगर उसे ये लगता है कि सरकार हमारे साथ न्याय नहीं कर रही है, तो हमारे यहाँ के लोकल नेता, आप बाकी जगहों को छोड़ दीजिए, राजधानियों को, तो यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, जो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं, यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो यहाँ के शिक्षक हैं, फिर यहाँ का जो मीडिया है, यहाँ के जो युवा हैं, वो इस बात को लेकर के एक समग्र प्रयास की कोई रचना करें। दुनिया में बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। राम जन्मभूमि कौन सरकार बना रही थी? बना तो क्या सरकार ने उदारता से बनाया? नहीं। राम जन्मभूमि इस देश का ऐसा मुद्दा बन गया जिसको बनाए बिना पार नहीं लगता, तो बना। अगर लगता है कि सोनभद्र के साथ न्याय नहीं हुआ है तो एक क्रांति जगाइए आप मीडिया के माध्यम से, लोगों को एकत्र करिए और खड़ा करिए कि वो सरकार को इस बात के लिए बाध्य करें कि जो सोनभद्र का प्राप्तव्य है उसको मिले, और हो जाएगा, आपको भी श्रेय मिलेगा। धन्यवाद।